एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं एक्स वाई जेड। एक्स और वाई का प्रोडक्ट 4 है। तो देखो ये इंटीजर हैं, तो यहाँ पर एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1 और 4, 1 इंटू 4 4 होता है, और 2 इंटू 2, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। इसकी 2 साइड तो हैं एक्स और वाई, यानी कि 1 एंड 4, और तीसरी साइड होगी जेड। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये भाई 2 2, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी, और तीसरी साइड होगी जी जेड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई कितनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स बन सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमने देखनी है। यहाँ पर आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल की अगर 2 साइड गिवन है तो तीसरी साइड जो वो हमेशा डिफरेंस से बड़ी और सम से छोटी होगी। तो इस केस में दोनों का डिफरेंस है 3 और दोनों का सम है 5, यानी कि साइड 3 से बड़ी और 5 से छोटी सिर्फ एक ही चॉइस है, यानी कि 4। तो जेड की वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती है, दैट इज 4। और अगर ट्रायंगल 4 4 1 होगी तो ये कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो हमारे पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर मेरे भाई अगर ऑब्ट्यूज एंगल होएगा 90 से बड़े वाला सिर्फ ये होगा। क्यों? देखो एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड इक्वल है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। तो अगर ये ऑब्ट्यूज होएगा तो ये भी ऑब्ट्यूज होएगा, और किसी भी ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा सबसे बड़ी साइड में के सामने हो सकता है। अगर पॉसिबिलिटी है तो सबसे बड़ी साइड के सामने है। तो एंगल तो 1 सेंटीमीटर साइड के सामने कभी भी नहीं हो सकता, 1 यूनिट लेंथ वाली साइड के सामने ऑब्ट्यूज आइसोस्केलस के अंदर। अगर 4 4 1 हो तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो इस केस इस तरीके से होगा आइसोस्केलस में ऐसे, ये तो इक्वल साइड होंगे और ये सबसे बड़ी साइड होगी इसके सामने होगा यहाँ पर। तो ये जेड की वैल्यू 4 तो हो नहीं सकती, ये तो क्लियर है। या फिर एक और तरीका है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखने का। वो क्या तरीका है कि आप ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड उठाओ, देखो सबसे बड़ी साइड उठाओ, तब आप देखोगे कि सबसे बड़ी साइड के सामने है कि नहीं ऑब्ट्यूज, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, होएगा तो सबसे बड़ी साइड के सामने होएगा ऑब्ट्यूज, अदरवाइज नहीं होएगा ट्रायंगल में। तो अगले केस में जेड की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी, यानी कि 2 और 2 का डिफरेंस 0 से बड़ी, और दोनों का सम है 4 4 से छोटी, ये होगी। तो जेड की वैल्यू हो सकती है 1 2 और 3। जेड की ये 3 वैल्यू हो सकती है। तो अगर जेड की वैल्यू 1 हुई तो ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि अब तो ये ऑब्ट्यूज सिंगल ट्रायंगल बन नहीं सकती। इस केस में तो 2 to 1 ये तो ऑब्ट्यूज होएगा नहीं इसमें। अगर 2 to 2 हुई तो ये तो इक्विलेटरल बन गई। इक्विलेटरल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होती नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से बड़ा। अगर ये 2 to 3 हुई तो हम देख सकते हैं, अगर ये वाली साइड बड़ी है तो ये जरूरी नहीं है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगी। मान लो ऐसा हो, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। या तो ये भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये आप कैसे देखोगे वो मैं आपको अभी भी बता दूंगा। आपने करना क्या है, अगर चेक करना हो कि भाई ट्रायंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल्ड है, एक्यूट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड है, तो सबसे बड़ी साइड को पकड़ो। और ये देखो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ऐसे, ये इसकी सबसे बड़ी साइड है ए और बाकी की साइड है बी और सी। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए बाकी दो के स्क्वायर के सम से। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट कर सकते हो आप इसको, और ये मैंने आपको अच्छी तरीके से विजुअलाइज करवाया हुआ है कंसेप्ट लेक्चर्स के। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अगर इन दोनों के स्क्वायर से बड़ा हुआ तो सबसे बड़ी साइड के सामने वाला जो एंगल है ये ग्रेटर देन 90 होगा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। अगर इसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर हुआ तो ये इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर कम हुआ बाकी दो के स्क्वायर से तो ये लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल। और सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल डिसाइड करता है कि ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है या राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस केस के अंदर देखो 3 का स्क्वायर है जी 9, और इन दोनों के स्क्वायर का समय 4 + 4 8, 9 बड़ा है 8 से, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और इस केस में आप देखोगे 6 का स्क्वायर 36 इज लेस देन 25 + 25, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हाँ लेकिन हमें तो अपने क्वेश्चन का देखना है, तो अपने क्वेश्चन के अंदर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और तब जेड की वैल्यू 3 पॉसिबल है। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। इन द गिवन फिगर, तो फिगर में 2 आइडेंटिकल सर्कल, इनका रेडियस 4 है, तो मेरे भाई इनके रेडियस 4 4 है। अब एग्जामिनर ने बोला है कि आप आर क्यू की लेंथ निकालो, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, इसको ऐसे मिलाओ, बिकॉज ये टेंजेंट है पी आर तो ये 90 डिग्री होगा, और ये टेंजेंट है आर क्यू तो ये 90 डिग्री होगा रेडियस के साथ, और ये रेडियस है ए एस तो ये भी 4 होगा। तो जब भी आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आए, ध्यान से देखना कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो किसी भी ट्रायंगल में, तो जो ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल है और ये जो पूरी ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर होती हैं। मैं आपको बता चुका हूँ। ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के अंदर छोटी और बड़ी के अंदर एक एक एंगल तो कॉमन है, एक एक एंगल तो इक्वल है, और एक एंगल कॉमन है। और अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाता है, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है हर एक ट्रायंगल के। तो सिमिलर होगी, और हम इस सिमिलरिटी के केस में ऐसे करते हैं, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, ठीक है मेरे भाई, और दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, ऐसे क्रिस क्रॉस करते हैं, और दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, एक छोटी वाली ट्रायंगल और एक बड़ी वाली ट्रायंगल। चलिए, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है हमें पता है, तो आर क्यू डिवाइडेड बाय बड़ी ट्रायंगल की साइड आर क्यू डिवाइडेड बाय छोटी ट्रायंगल की साइड 4। कोरस्पोंडिंग साइड में ले रहा हूँ, यहाँ पर ट्रायंगल पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए एस। ठीक है, तो बड़ी ट्रायंगल की ये वाली साइड डिवाइडेड बाय छोटी ट्रायंगल की ये वाली साइड इज इक्वल टू बड़ी ट्रायंगल की ये वाली साइड, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय छोटी ट्रायंगल की ये वाली साइड। ये वाली साइड आप निकाल सकते हो जी, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। यहाँ पर इस साइड का लेंथ है 12, इस साइड की लेंथ है 4, तो 12 और 4 में पाइथागोरस लगाओ, या फिर आप क्या कर सकते हो
जब भी ये कैंसिल आउट हो रहे हो तो आप ऐसे इनको कैंसिल आउट कर लें मन ही मन में, या फिर लिखकर 3 का स्क्वायर 9 है, 9 में से 1 का स्क्वायर गया 8 अंडर रूट 8, लेकिन मैंने 4 से काटा था, 4 गुना करना पड़ेगा, और अंडर रूट 8 होता है 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 का 4 गुना करूँगा तो 8 रूट 2, ये सीधा आ जाएगा 8 रूट 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है जी 8 रूट 2। अब अपना आंसर आ गया, दैट्स ऑल। 8 रूट 2 से ऊपर वाले को काटूंगा तो रूट 2 पर जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, तो आर क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू 4 रूट 2, ऑप्शन सी। हाउ मेनी आइसोस्केलस ट्रायंगल्स विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट सम ऑफ टू ऑफ द साइड्स इज 12। आइसोस्केलस ट्रायंगल्स की यहाँ पर बात हो रही है, देखो तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि दो साइड्स का समबारा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर होता क्या है कि एक जोड़ा होता है इक्वल साइड्स का, कि मान लो ये वाली साइड्स इक्वल है, ठीक है ऐसे, तो ये जोड़ा होता है और ये तीसरी साइड है जो अनइक्वल है, तो यहाँ पर दो साइड का समबारा है, या तो ये वाला केस हो सकता है कि ये वाली दोनों साइड का समबारा हो, यानी कि ये वाला केस हो सकता है केस नंबर 1 6 और 6, और तीसरी साइड का साइड मुझे पता नहीं तीसरी साइड के लिए, तो उसको मैंने ए मान लिया। या फिर ये वाला केस हो सकता है कि इन दोनों साइड का समबारा हो, या इन दोनों का बारह हो, तो एक ही बात है, ये दोनों बराबर है, तो ये वाला भी केस हो सकता है कि भाई ये वाली साइड मैंने ए मान ली तो ये भी ए हो गई, आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो ये वाली साइड 12 माइनस ए हो गई, ये दो केस है, ठीक है। और इस तरह के इक्वेशन, मतलब एक्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन एसएससी के अंदर नहीं आएगा, फिर मैंने क्यों लिया, ये कैट का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन इररिलेवेंट तब होता है जब एसएससी के कंसेप्ट से बाहर हो जाए या उसके लेवल से बहुत ही आगे चला जाए, तो ये क्वेश्चन है, ये इसका जो कंसेप्ट है वो एसएससी के लेवल का है, और इसका जो लेवल है उतनी उस लेवल की थिंकिंग भी एसएससी में चाहिए होती है। दूसरे एग्जाम के अगर मैं क्वेश्चन इंक्लूड भी करूंगा तो रिलेवेंट क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कैट के होंगे, मतलब काफी क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो रिलेवेंट होंगे, वो करने से आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप इरेलीवेंट क्वेश्चन करें तो आपको नुकसान होता है, किसी का नुकसान होता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, बिकॉज वो कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। ऐसे तो कुछ भी सीखने से हमें नुकसान नहीं होता लाइफ में, लेकिन आप फिलहाल एसएससी सीडीएस, मतलब हम इस तरह के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए रिलेवेंट मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो ये दो केस हैं हमारे सामने, तो इन दोनों केस के अंदर हम अपनी कंडीशन लगाते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि जो तीसरी साइड का लेंथ है, किसी भी साइड की लेंथ है, वो दो साइड के डिफरेंस से बड़ी, तो इन दोनों का डिफरेंस है 0, इन दोनों का सम है 12, तो इसके बीच में होगी, तो ए की जो वैल्यू है दैट कैन बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 12, तो 1 2 3 यहाँ से लेकर 11 तक एक कोई भी वैल्यू ले लेगी, तो ये एक ऐसी ट्रायंगल बन जाएगी जिसकी दो साइड्स का समबारा है, ठीक है भाई। यानी कि केस नंबर 1 में अपने पास 11 ट्रायंगल बन सकती हैं, 11 पॉसिबल ट्रायंगल्स, इस तरह की 11 ट्रायंगल, 6 6 1 6 6 2 6 6 3 ऐसी। अब केस नंबर 2 में देखते हैं। केस नंबर 2 में अगर हम कंडीशंस को देखें, तो जो तीसरी साइड है वो इनके डिफरेंस से बड़ी, यानी कि 0 से बड़ी और 2a से छोटी, तो ये जो साइड होगी 12 माइनस ए, ये ऐसे बीच में लाई करेगी, तो हम कंडीशन देख लेते हैं 12 माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, तो इसको थोड़ा सा ठीक से लिखोगे तो ए को उस साइड भेजोगे तो ये आएगा ए इज लेस देन 12, तो ए 12 से कम है, ए की वैल्यू में मिल गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि 12 माइनस ए इज लेस देन 2a, अगर ए को उस साइड भेजोगे तो ठीक से लिखोगे तो 3a इज ग्रेटर देन 12, देयरफॉर ए इज ग्रेटर देन 4, ये दूसरी कंडीशन है। तो हमें तो ए की वैल्यू चाहिए ना भाई, ए कितने वैल्यूज ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बाकी वैल्यूज तो अपने एडजस्ट कर लेंगे। ए की वैल्यू 4 से बड़ी और 12 से छोटी, यानी कि ए की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी और 11 तक जाएगी, तो 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितनी वैल्यू होगी, 11 में से 4 घटा तो 7, तो 7 वैल्यूज यहाँ पर होगी, तो 11 और 7 18, टोटल 18 पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर तो कहीं पर भी 18 दिख नहीं रहा, तो एक कैट का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सारा इसमें खेल गया। देखो देखो, जब हमने केस नंबर 1 स्टडी किया तो केस नंबर 1 के अंदर यहाँ पर 6 जो वैल्यू है वो भी काउंट होगी, 6 वैल्यू, तो ए की वैल्यू 6, ये भी तो काउंट होगी 6 6 6, तो ये जो ट्रायंगल बनी थी 6 6 6 वाली, ये यहाँ पर काउंट हो चुकी है इन 11 केसेस के अंदर। और इस केस के अंदर जब ए की वैल्यू यहाँ पर 6 आई, यहाँ पर पुट करके देखो 12 माइनस 6 6 और ए की वैल्यू 6 है, तो ये केस यहाँ पर भी काउंट हो गया, तो ये जो केस है ये दोनों में काउंट हो गया, 11 में और 7 में भी, तो बिकॉज ये सेमी पॉसिबिलिटी है 6 6 6 6 6, तो आपको एक जगह से काटना पड़ेगा, ये मामला है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 6 पॉसिबिलिटी आप लिख लो, तो टोटल कुल मिलाकर 17 पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है। आंसर विल बी ऑप्शन सी। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट इट्स साइड AD एंड BC, तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये काफी आ रहा है आजकल, ध्यान रखिएगा इसका। और ये नहीं कि कोई नया क्वेश्चन आजकल आ रहा है, तो मतलब क्वेश्चन ये बहुत पहले का एनसीईआरटी में ही पड़ा है भाई, सालों सदियों पुराना क्वेश्चन, बट एसएससी में आजकल ये आ रहा है, देख लो पहले भी एक आधी बार है। तो यहाँ पर इसने बोला क्या है, ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसे पेचीदा बनता है, एक दो बार स्टूडेंट ट्राई कर लेते हैं फिर भी कई बार बनता नहीं है, क्योंकि हो क्या है कि क्वाड्रिलेटरल की ये दोनों साइड भी कहीं पर जाकर मिल रही है, ये दोनों भी कहीं पर जाकर, उसने ये बताया ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AD and BC meet at P, AD and BC and AB and DC प्रोड्यूस meet at Q। उसने बोला एंगल A इक्वल टू 62, तो एंगल A 62 है, एंगल ABC 74 है, ये वाला एंगल 74 है, तो बहुत ईजी है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये 62 है तो ये भी 62 है, ये 74 है तो ये भी 74 है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों कोण इक्वल होंगे 62। अब आप इजीली एंगल क्यों निकाल सकते हो ना, कैसे निकाल सकते हो, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर दो एंगल्स के सम के बराबर होता है ना, तो ये जो 74 है ये इन दोनों के सम के बराबर होएगा, तो ये वाला एंगल तो हमने इजीली निकाल लिया, ये वाला एंगल हो जाएगा जी कितना 12, ठीक है।
इन तीनों एंगल का सम 180 है, तो 180 में से इन दोनों का सम घटाओगे तो ये आ जाएगा जी, कितना होएगा, 50 में से 6 गए 44, तो 44 और 12 का जो डिफरेंस है दैट इज 32, ऑप्शन डी। ए बी सी डी ई एफ इस रेगुलर हेक्सागन, और यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि सबसे छोटे डायगोनल की लंबाई 3 है। तो हेक्सागन में दो तरह के डायगोनल होते हैं। देखो हेक्सागन के मैं सारे डायगोनल आपको बनाकर दिखा देता हूँ इस पॉइंट से। इस पॉइंट से एक तो डायगोनल बन गया, एक ये डायगोनल बन गया, एक ये डायगोनल बन गया, तो ये दो डायगोनल तो बराबर होंगे और ये बड़ा डायगोनल होगा, ठीक है। बस ये दो लेंथ के डायगोनल बन सकते हैं। तो सबसे छोटे डायगोनल की लंबाई अगर 3 है तो हेक्सागन की साइड निकालो, एक बार क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा बाद में। तो हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन है तो साइड बराबर होंगी, और हेक्सागन के अंदर वाला एंगल 120 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए कैसे। तो अब आप कोसाइन रूल लगा सकते हो। एक तो कोसाइन रूल में होता क्या है कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये थीटा है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसी भी साइड की लंबाई निकाल सकते हैं। अगर दो साइड गिवन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा है। वही चीज़ मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए, यानी कि 2a स्क्वायर इंटू कोस 120 होता है माइनस का 1/2। ये ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता होना चाहिए कोस 120। तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू √3। ठीक है, एक तो ये तरीका है ए की वैल्यू निकालने का। दूसरा भी एक और काफी आसान तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। क्या? बिकॉज ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो इसके अंदर आप एक काम करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है और इस एंगल को भी दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी 30 60 90 वाली। 60 के सामने अगर 1.5 है तो 30 के सामने क्या होगा, 1.5 डिवाइडेड बाई √3। ये हाइट एंड डिस्टेंस से आपको ये बात बतानी चाहिए, ज्योमेट्री में मैं पहले बता चुका हूँ। अब अगर 30 के सामने ये है तो 90 के सामने वाली साइड से डबल होती है, तो 1.5 √3 का डबल यानी कि 3/√3, यानी कि √3। तो दोनों तरीके से इसकी साइड √3 आ गई, और अगर इसकी साइड √3 आ गई तो सिंपल है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, पूरे सेक्टर के एरिया में से ये, ठीक है, त्रिज्या खंड के एरिया में से ये हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। इसका रेडियस √3 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड √3 है, ये एंगल 60 डिग्री है। अब इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, बिकॉज एंगल 60 डिग्री है तो 1/6 होएगा भाई, सर्कल का 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4, √3 का स्क्वायर यानी कि 3, तो 3 2 नीचे, तो ये हो गया पाई/2। अब देखो हर एक ऑप्शन में 1/6 है, आप खुद भी ऐसे देख के आपको लगेगा कि यार मैंने गलत तो नहीं कर दिया है ना, हर एक ऑप्शन में 1/6 है। तो आपको पता नहीं चाहिए, कभी कभी ऐसा करता है एग्जामिनर। यहाँ पर आप एट द मैक्स 1/2 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या होगा, पाई माइनस 3√3/2। तो उसने जानबूझ के 1/6 लिखा हर एक में है, तो आप क्या करो, आप बाहर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि नीचे 1/6 हो जाए, और इस ऊपर वाले 3 को अंदर भेजो, तो देखो क्या बनता है 1/6, इसको अंदर भेजते हैं तो ये हो जाता है 3 पाई माइनस 3 3 9 √3/2। तो क्या कहीं पर ये है, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, वेयर विद ए बी एस डायमीटर, ए बी डायमीटर वाया, ओ इसका सेंटर है, और इसने बोला है ए डी और बी सी प्रोड्यूस करने पर कहीं पर मिलते हैं ऐसे। ठीक है, ए बी सी डी ये हो गई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, और यहाँ पर एंगल सी ई डी जो है वो है 70 डिग्री। अब इसने क्या बताया आपसे, क्या पूछा है देख लेते हैं। इसने पूछा है आपसे एंगल सी ओ डी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने करना कहता है, जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी है एक बार उसको ध्यान से देखो कि आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो उसने बताया है कि भाई ए बी डायमीटर है, तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज करो कहीं पर भी। डायमीटर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, देखो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। डायमीटर जो है सर्कल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनाता है हमेशा। अब आप देखिएगा ट्रायंगल ए सी ई के अंदर, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, तीनों एंगल का सम 180 है, तो ये वाला एंगल 20 डिग्री का होगा। और एक और बात आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी कोड सर्कमफ्रेंस पर कोई एंगल बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कोड डी सी सर्कमफ्रेंस पर एंगल बना रहा है 20 का, या बना रही है, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 40 का, तो ये एंगल बनेगा जी 40 डिग्री का, और यही पूछा है। इन गिवन फिगर पी टी इज कॉमन टेंजेंट, पी टी कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, और तीनों सर्कल के रेडियस हैं भाई 4 6 और 9। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें कि 6 का स्क्वायर जो 36 है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, 9 के 36। ऐसा क्यों होता है, ये जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ वही चीज़ रिवाइज करवा रहा हूँ। जब सर्कल जो है किसी भी एंगल के अंदर फंस जाते हैं ना, ऐसे सर्कल किसी भी एंगल के अंदर, मान लो ये सर्कल, तो इनके जो रेडियाई है ना, रेडियस जो इनके हैं त्रिज्याएं हैं, वो जीपी में होती हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर ऐसे आगे बढ़ते हुए 1.5 गुना हुआ है रेडियस, मान लो पहले वाले का रेडियस है उसमें मान लो आप 8 मान लो, और अगले वाले का रेडियस 12 है, तो ये 1.5 गुना हो गया ना, तो आगे भी 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आगे 18 हो जाएगा, ये आगे फिर से 1.5 गुना हो जाएगा, यानी कि 3/2 इसको करोगे 27 हो जाएगा। तो ये जीपी में है ऐसे। तो एक बार क्वेश्चन भी आया है 2017 टीयर 2 के अंदर, एग्जामिनर ने ऐसे ही दे दिए थे सर्कल, और बीच वाले का रेडियस उसने R2 बोला, पहले वाले का R1 और इसका R3। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जीपी में है, और जब भी तीन चीजें जीपी में होती हैं तो R2 का स्क्वायर बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 इंटू R3 अंडर रूट, या फिर R1 इंटू R3 ये होता है।
तो R2 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट R1 R3। ये आपको रटना नहीं है। जीपी का मतलब है कि भाई यहाँ से यहाँ तक आने में चीज़ जितने गुना हुई है, यहाँ से यहाँ तक आने में उतनी गुना हुई है। बस ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि R2 जो है वो R1 का जितने गुना है, R2 जितने गुना है उतने गुना R3 R2 का। बस आपको पता चल गया R2 स्क्वायर इक्वल टू R1 इंटू R3। तो यही पता होना चाहिए। ये तो मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। अब क्वेश्चन को करते हैं। ये है जी 4, ये है 6 और ये है 9। ये राइट एंगल है और आपको हमेशा ये भी पता होना चाहिए जब भी सर्कल्स ऐसे एंगल्स के अंदर फंसते हैं तो हमेशा सिमिलर एंगल्स बनती हैं हमेशा। तो इन सब के रेडियस की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। ये रेडियस है, ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो ये जो छोटी ट्रायंगल है, ये जो बड़ी ट्रायंगल है और बड़ी ट्रायंगल है, तीनों सिमिलर है बिकॉज इनमें यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है और ये एंगल कॉमन है तीनों में। तो भैया सबसे पहले सिमिलरिटी लगाते हैं। यहाँ से लेकर इस डिस्टेंस को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो छोटी ट्रायंगल की साइड 4 डिवाइडेड बाई बड़ी ट्रायंगल की साइड 6 इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड a+4 डिवाइडेड बाई बड़ी ट्रायंगल की साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, a+4+r+6 यानी कि a+16। इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, इन दोनों के बीच में फर्क है 10 का, इन दोनों के बीच में फर्क है 2 का। तो इसको 10 का 2 5 गुना करके 5 हो गया 20, 5 6 30। तो 16+4 20 होता है, 16+14 30 होता है। देखो अंतर बराबर करने से क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती कई बार, ठीक है। तो ए की वैल्यू 16 है, तो अब आप कुछ भी यहाँ पर निकाल सकते हो। अब उसने आपसे पूछे पीसी की वैल्यू, तो एक बार इन सबको मैं रब कर दूँ। देखो PCO3 ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये वाली जो साइड है ये है 45 यूनिट, ये वाली जो साइड है ये है 9 यूनिट। तो अब आप इजीली निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। 45 और 9 पर मत लगाना, 9 एकम 9, 9 5 45, बाद में 9 से गुणा कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 में से एक गए रूट 24 इंटू 9। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, तो ये हो गया 18 रूट। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 6 10 एंड x फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर कोई ट्रायंगल है हमारे पास, उसकी साइड है 6 10 और x। एग्जामिनर बोल रहा है x की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एनिमेट करके दिखाऊं। तो चलिए एनिमेशन से समझते हैं। तो भाई यहाँ पर आपके सामने मैंने ट्रायंगल ACD ये बना दी है। इसकी ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड 6 है और ये वाली जो साइड है वो 10 है और ये वाली साइड जो है वो x है, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल बना दिया। तो ये मैं आपको दो तरीके से बता दूंगा। देखो सबसे पहले तो इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हमने मैक्सिमाइज करना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज कैसे होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू, मैं इस तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको दिखे। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस होता है G10 और हाइट क्या होगी, हाइट इसकी यहाँ पर h, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हाइट है, ठीक है। ये मैंने इसकी हाइट भी ड्रॉप कर रखी है। तो इसका एरिया मैक्सिमम कब होएगा, देखो हाफ फिक्स है 10 फिक्स है, जब h की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर h इस ट्रायंगल की हाइट की वैल्यू मैक्सिमम कब होएगी, ये आप सोचो जरा। इसकी हाइट की वैल्यू मैक्सिमम कब होएगी, अभी मैं इसको हिला रहा हूँ थोड़ा, देखना आप। अब इसकी हाइट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इसकी हाइट की वैल्यू अब ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कब हो रही है, खुद कॉमन सेंस लगाओ मेरे बताने से पहले। जब ये और ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा हो रही है, जब ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा ऐसे, ठीक है, तब इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया कब आएगा, जब 6 10 और ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। यानी कि यहाँ पर जो साइड है x उसकी वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा ही सकते हो। x की वैल्यू जब होएगी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 10 का स्क्वायर 100, जब अंडर रूट 136 होगी, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, और दूसरा जो तरीका है वो ये है मेरे भाई। हमें ये पता है कि ये 6 है, ये 10 है और ये हमें निकालना है x है, x की मैक्सिमम वैल्यू। तो इनके बीच का एंगल मैंने मान लिया थीटा। तो किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड गिवन है उसका एरिया आपको निकालना है, तो उसका एरिया होता है हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, हाफ इंटू 10 इंटू 6 इंटू साइन थीटा। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें तो फिक्स हैं, जो भी चेंज हो सकता है वो हो सकता है थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें टोटल इसके एरिया की निकालनी है, तो उसके लिए हमें साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अचीव होती है जब थीटा 90 डिग्री होता है, 1 होती है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। थीटा 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है। फिर से वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको एनिमेट करके विजुलाइज करके दिखाई थी, ठीक है। मैं एनिमेशन साथ साथ क्यों लेकर चलता हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो आपका लॉजिकल माइंड है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल चीज़ है। और जब आप क्वेश्चन को देखोगे, डायग्राम को देखोगे, तो सबसे ज़्यादा चीज़ें स्ट्राइक अपने लॉजिकल माइंड से ऐसे होंगी, हैं। थ्योरी के साथ साथ हम अपने लॉजिक को भी लेकर चल रहे हैं। तो ठीक है, तो अगेन एक्स की वैल्यू जो है 1/136 आ जाएगी उसी लॉजिक के साथ। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ इज रेगुलर हेक्सागन। तो देखो भाई यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 6 सेकंड का क्वेश्चन। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी हेक्सागन को अगर आप ऐसे डिवाइड करते हो तो वो 6 ऐसे रेगुलर बनेगा, तो ऐसे बनेगा। तो वो 6 बराबर एरिया की इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर भी अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूँ ऐसे, तो बीच में तो हेक्सागन ही है, तो ये जो 6 एरियाज बनेंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और एग्जामिनर ने बताया है कि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो कुल मिलाकर उसने किया क्या, आपके सामने 10 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें से 2 को उसने खाली छोड़ दिया, उसने 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल को शेड कर दिया और उसने बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक का तो आपको एरिया पता है ना, √3/4 a²। ए की वैल्यू 6 है
6 इंटू 6, तो 8 का भी पता चल जाएगा, इंटू 8 कर दो, 4 दूनी 8, 6 36 दूनी 72 रूट 3। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। टू सर्कल्स आर प्लेस्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल टू दैट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? ठीक है, देखते हैं। देखो, इस छोटे सर्कल को एक बार भूल जाओ, ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। आपको एक बात पता होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये जो पॉइंट होता है, यही पॉइंट सेंट्रोइड के अंदर होता है, यही पॉइंट लंब के अंदर होता है और जो सेंटर होता है, यही एंगल बाइसेक्टर कौन सा द्विभाजक इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है, यानी कि इन सेंटर होता है, अंदर के अंदर होता है, यही पॉइंट सब कुछ होता है, ठीक है। तो यही पॉइंट इसको 1:2 के रेशियो में बांटता है और यही इसके बाहर वाले सर्कल का सेंटर और अंदर वाले सर्कल का सेंटर होता है। तो अगर ये 1 है तो यहाँ से लेकर ये पूरा 2 है, लेकिन सर्कल का रेडियस 1 है तो ये डिस्टेंस भी 1 होगा, और अगर ये 1 है तो ये ऊपर वाला ये डिस्टेंस भी 1 होगा। समझ में आ गई बात? मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आप कोई भी सर्कल ऐसे डालते हो, इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है। तो ये डिस्टेंस भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तीनों डिस्टेंस 1 1 1 है, 1 1 और ये पूरा भी 1। तो यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूँ ऐसे, तो ये जो अपने पास छोटी ट्रायंगल बच गई और ये जो अपने पास पूरी बड़ी ट्रायंगल थी, देखो यहाँ पर जो एंगल है थीटा, ये अगर मैं पैरेलल ड्रॉ कर दूँ, ये दोनों सर्कल जहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी थीटा हो जाएगा कोसमोटिक एंगल, मतलब कि दोनों 60 हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऊपर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऊपर वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट अगर 1 है तो पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 3 है, यानी कि पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 गुना है, छोटे वाली से पूरे वाली 3 गुना है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एग्जामिनर कहीं पर भी सर्कल बना देता है, अगर ये जो छोटा सा सर्कल बनता है, ये एक ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बनता है जो पूरी ट्रायंगल के कंपेरिजन में 1/3 होती है। अगर इस वाले सर्कल का रेडियस अगर 1 है तो इसका इस वाले सर्कल का रेडियस इससे 1/3 होता है। समझ में आ गई? इनके रेडियस का रेशियो 1:3 है, इनके एरिया का रेशियो 1:9 है, अगर एग्जामिनर पूछे तो। अब आप इजीली वहां पर बता पाएंगे। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, तो अब हमें बताना क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल टू दैट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस मैंने 1 मान लिया, इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस मैंने 1 मान लिया, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर रेशियो। अगर छोटे वाले का रेडियस 1 है तो बड़े वाले का रेडियस क्या हो जाएगा, 3 गुना है। तो अगर बड़े वाले का रेडियस 3 गुना है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी जी 3 इंटू रूट 3। 3 इंटू रूट 3 क्यों हो जाएगी, आपको पता होगा कि भाई सर्कम रेडियस निकालने का तरीका होता है साइड डिवाइडेड बाई, सॉरी हाइट नहीं है, मैं साइड बोल रहा हूँ, ये मैंने गलत बोल दिया। सर्कम रेडियस निकालने का, सॉरी इन रेडियस निकालने का तरीका होता है साइड, ये इन रेडियस है, सर्कम रेडियस नहीं है, साइड डिवाइडेड बाई 2√3। तो ये 3 दूनी 6√3 होगा, ठीक है। तो साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस इंटू 2√3, यानी कि 3 इंटू 2√3 6√3। तो अब यहाँ से आप सीधा सीधा इसकी साइड आ गई तो इसका एरिया बता सकते हो, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 6√3 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 इंटू 3। अब बस यही आपका यहाँ पर ऑप्शन के अंदर होगा, 4 में 36 29 27√3 पाई इस टू 27√3। ABCD passes through the centers of 3 circles as shown in the figure। तो यहाँ पर है क्या, 3 सर्कल और एग्जामिनर ने बताया है बीच वाले सर्कल का जो एरिया है वो बाकी 2 सर्कल के एरिया का एवरेज है। मान लो ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, ये सर्कल 3 है, तो सर्कल 2 का एरिया इज इक्वल टू सर्कल 1 प्लस सर्कल 3 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को उधर ले जाओ, या मन ही मन में भी सोच सकते थे इस सर्कल 2 के एरिया को डबल करें तो सर्कल 1 और 3 के एरिया के सम के बराबर आ जाएगा। और सब के अंदर पाई 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 तो होता ही है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको पाई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर स्क्वायर से डील करो, सिर्फ आर स्क्वायर से, कि 2 इंटू सर्कल 2 का आर स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कल 1 का रेडियस का स्क्वायर प्लस सर्कल 3 के रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब दो, यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बताया है, यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया है भाई ए भी 2 है, यानी कि ये 1 है तो ये भी 1 है, सी डी 1 है, ठीक है। और उसने पूछा है बीसी, तो बीसी को मैं 2a मान लेता हूँ। क्यों मान लेता हूँ, क्योंकि भाई ये डायमीटर है ये पूरा, और रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर को हाफ करना पड़ेगा, तो 2a मानूंगा तो 2a का हाफ a होगा, a मानता तो a/2 आता है, कैलकुलेशन बिना थोड़ी सी फ्रैक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो वही करेंगे, देखो 2 इंटू बीच वाले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर, तो बीच वाले सर्कल का रेडियस, बीच वाले सर्कल का डायमीटर है जी 2 + 2a, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो रेडियस होगा a+1, तो a+1 का स्क्वायर कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू, इसका रेडियस है 1 तो 1 का स्क्वायर, बिकॉज पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और पूरे बड़े सर्कल का डायमीटर है जी 3 + 2a, तो रेडियस हो जाएगा जी 3/2 प्लस a, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, इट विल बी a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9/4। a स्क्वायर से a स्क्वायर, चलो a स्क्वायर से स्क्वायर नहीं जाएगा, 2 से गुना करेंगे ना, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं पूरे को, 2a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2 इज इक्वल टू दिस। तो एक a स्क्वायर से एक a स्क्वायर गया, ये 3a इस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस a, ये इस साइड जाएगा 4 दूनी 8, ये एक भी है 13/4, तो 4 दूनी 8 माइनस 5/4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 4 से मैं गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5 इक्वल टू 0। और आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें इंटीजर वैल्यूज नहीं मिलेंगे ऑप्शन के अंदर, देखो तो वही अपना श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर, माइनस बी वाला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 16 5 80 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 8, और ये वैल्यू आ जाएगी a की। आपको किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है bc की। तो जब भी ऐसा दिमाग लगाओ कि भाई 2a मैं मान लूँ, तो एंड में भी ध्यान रखना कि 2a निकालना है, तो मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ ऐसे, 2 × 8
तो ये वैल्यू आएगी इसकी। और बिकॉज जो भी हम निकाल रहे हैं वो एक लेंथ है, लंबाई है, तो नेगेटिव नहीं होगी, तो दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, इस नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √96। √96 क्या होता है, 16 यानी 4 रूट से। अब 4 से अब आप काटोगे तो √6 - 1 हो जाएगा, और दैट इज ऑप्शन है। देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इनसाइड इट। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। तो भाई मैंने आपको एक्स्ट्रा जो रिजल्ट्स बताए हैं, सब रिजल्ट्स बताए हैं, वहाँ पर मैंने आपको बताया है। सिर्फ इक्वेटर ट्रायंगल की बात नहीं है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक स्क्वायर इंस्क्राइब करते हो इस तरीके से कि जो स्क्वायर जो वर्ग है वो ट्रायंगल की साइड के ऊपर ऐसे लेटा हुआ है, तो उसकी साइड हम बता सकते हैं स्क्वायर की, वो होती है बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग बेस है जिस पर स्क्वायर लेटा हुआ है, और हाइट कौन सी, उस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट है ट्रायंगल, डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। ये आपको याद करने में फायदा है, ठीक है। जो याद करने में फायदा वो मैं आपको सीधा सीधा बोल देता हूँ। तो ट्रायंगल की साइड को मैंने अज्यूम कर लिया है यहाँ पर ए, तो ए। अब मुझे बस ट्रायंगल की हाइट चाहिए, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। इक्वेटर ट्रायंगल की हाइट निकालना नोट है, बिग डील, आपको याद होनी चाहिए, √3/2 है। बस अब इतना ही करना है, अगर स्क्वायर की साइड आ गई तो एरिया आ जाएगा, एरिया आ गया तो इनका रेशियो। तो कई स्टूडेंट इनको रटने की कोशिश करते हैं, आपने रटने नहीं है, देखो फायदे में रहोगे हैं। हाँ अब देखो, इतनी थोड़ी सी कैलकुलेशन हम एग्जाम में कर सकते हैं, नुकसान में रहोगे बहुत ज़्यादा चीज़ें रटोगे, रटने वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेस हो गया जी ए इंटू हाइट हो गई √3/2 है, √3/2 इंटू ए, और बेस प्लस हाइट यानी कि ए प्लस √3/2 ए तो इस इधर कॉमन आ जाएगा, ए हो जाएगा दिस। तो 2 + √3/2 यानी कि ए तो कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में हो गया 2 + √3/2। 2 से 2 गया, ए से ए गया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया √3a/2 + √3। तो कई स्टूडेंट ये रटने की कोशिश करते हैं, आपको भी लगेगा सर क्यों ना रट लूँ, इतना काम करूँ। देखो आप अपने दिमाग को घर पर छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर घर पे छोड़कर जाने का प्लान है तो आप रट सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। अदरवाइज ये छोटा मोटा 1-2 स्टेप जहाँ पर बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो मैं खुद आपको बताऊँगा, ठीक है। तो किसी भी बंदे से ऐसे इंप्रेस में मत होना, इसने रिजल्ट रट रखे हैं, ठीक है, इंप्रेस होने की भी जरूरत है नहीं, मैं आपको बताऊँ तो पेपर में टॉप भी करना है तो भी जो मैं बातें बता रहा हूँ ये टू द पॉइंट स्टिक बैठेंगी मैथ्स के अंदर, इतना टाइम मैं लगाता हूँ इस सब्जेक्ट के अंदर। तो अब हमें स्क्वायर का एरिया किसका रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर और ट्रायंगल। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, उसकी साइड का स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3a², और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 + 3 7 + 4√3। और नीचे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बिकॉज साइड ए है तो √3/4 a², a² से a² गया, इस √3 से √3 कर गया, और ये 4 ऊपर चला जाएगा 4। अब देखो आंसर क्या है, आंसर है जी 4√3, तो आंसर में दिख नहीं रहा। कई बार एग्जामिनर क्या करता है मेरे भाई, वो गायब कर देता है कहीं कहीं पर रूट को, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में रूट दिख ही नहीं रहा, तो आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो, घबराओ मत, तो ऊपर बन जाएगा 12, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 7√3 + 12। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ये रहा ऑप्शन है। ट्रायंगल एबीसी हैज इंटीजर साइड्स x y z सच दैट x * z = 12। अगर x और z की वैल्यू 12 है तो x और y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, 1 × 6, सॉरी पहाड़ी भूल गया था मैं थोड़े से, 2 × 6 और 3 × 4, यही पॉसिबिलिटीज है। हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, तो देख लेते हैं ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है एक साइड 1 हो, एक साइड 12 हो, तीसरी साइड z हो, z की वैल्यू निकाल लेते हैं जनाब। z की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस यानी 12 और 1 का डिफरेंस 11, और इन दोनों का सम 13, इनके बीच में ही हो सकते हैं, और इंटीजर सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है इस केस में, सिर्फ एक वैल्यू। देन अगले वाला केस देखते हैं, अगले वाला केस है ये 2 हो, ये 6 हो और ये z हो, तो z की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। चलो फिर से कंडीशन लगाते हैं, इनके डिफरेंस से बड़ी और इनके सम से छोटी, तो 4 से लेकर 8 तक 5 6 7 ये तीन ही वैल्यू है। इस केस में सिर्फ 3 वैल्यूज पॉसिबल है अगर हमें ट्रायंगल बनानी है तो। द नेक्स्ट केस, अगर ये वैल्यू 3 4 है, ये वैल्यू z है, तो z की पॉसिबल वैल्यूज ट्रायंगल बनाने के लिए इनके डिफरेंस से बड़ी सम से छोटी, तो ये हो जाएंगी 2 से लेकर 6 तक, 6 में से गए 5, यहाँ पर 5 वैल्यूज पॉसिबल है, तो 5 और 3 8 और 1 9, टोटल 9 ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं जिनमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। तो जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये कैट का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन एसएससी में आ सकता है, कल को आप ये नहीं बोलोगे, अगर लोग बोलेंगे अरे कैट से आ गया, अरे इट इज़ वेरी मच अपने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आपको ये 9th में सिखाया जाता है, मतलब 9th में तो गारंटीड सिखाया जाता है, हो सकता है उससे पहले भी बताया जाता हो, इतना मेरे को पूरा सिलेबस भी याद नहीं ना स्कूल का, 9th में तो गारंटीड सिखाया जाता है, बिकॉज 9th एंड 10th की आर डी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उन सबसे मैंने क्वालिटी क्वेश्चन उठाए हैं आपको करवाने के लिए, ठीक है। तो ये वेरी मच पॉसिबल है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, तो बहुत रिलेवेंसी का और लेवल का बहुत जबरदस्त मैंने ध्यान रखा है यहाँ पर। 12 sticks each of length 1 unit are used to form equilateral triangle, तो 12 डंडों से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड बराबर होती हैं, और 12 डंडे हैं और 3 साइड होती हैं, तो हर एक साइड पर 4 स्टिक्स आएंगे ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है, ये जैसे 4 डंडे हैं, मान लो 1 सेंटीमीटर के, मान लो 1 मीटर के, मान लो ये एक डंडा 2 3 4, हर एक साइड पर 4 डंडे हैं। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर उसने पूछा कि भाई इसका एरिया क्या होगा, तो ये तो ईजी है, यूनिट लेंथ के हैं, 1 यूनिट लेंथ के, तो एक यूनिट एक साइड की लेंथ 4 होगी, तो एरिया क्या होगा √3/4 × a², 4 का स्क्वायर 16, आंसर इज 4√3 स्क्वायर यूनिट। लेकिन ये मैंने इसलिए लिया, ये भी उसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। 12 स्टिक्स ईच ऑफ लेंथ 1 यूनिट आर यूज्ड टू फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल, 12 स्टिक हैं और उनसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, तो और स्टिक्स का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं है कि तोड़ दी, किसी साइड पर 2.5 स्टिक लगा दी, किसी पर 1.5, नहीं, ये कहना ये चाह रहा है उसने स्टिक क्यों यूज की, क्योंकि वो इंटीजर साइड चाह रहा है, इंटीजर,
एक जगह पर 3 डंडे लगाए, 4 डंडे लगाए, तो यहाँ पर आपकी कॉमन सेंस काम आएगी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पर 12 स्टिक यूज की गई, मतलब जिसका पेरीमीटर 12 है, तो ऐसी एक ही तरह की राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 3, 4, 5 है। अब आप बोलोगे कि सर ये हमें क्यों याद रहना चाहिए? ये याद रहनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको याद रहनी चाहिए। ये नहीं रटना कि इसका पेरीमीटर 12 है, मतलब कुछ चीज़ें वो एक्सपेक्ट करा है कि आपको स्ट्राइक होनी चाहिए। आप हिट एंड ट्रायल भी मारोगे, आपको स्ट्राइक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया इज वेरी वेरी सिंपल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 6। ठीक है, ABCD is a regular pentagon. O is a point inside the pentagon such that AOB is an equilateral triangle. AOB equilateral triangle है, तो भाई मेरे सारे एंगल 60 के हो गए, इसके सारे एंगल 60 के हो गए। ठीक है, देन व्हाट इज OEA? तो OEA उसने पूछा है। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड बराबर होंगी, जी हाँ, और रेगुलर पेंटागन है, समपंच पूछा है, तो इसकी सारी साइड बराबर होंगी, तो इसकी ये साइड जो है वही साइड की ये लंबाई होगी, सारी साइड बराबर होंगी। तो अब आप इस ट्रायंगल को देखो जरा, इसकी ये दोनों साइड इक्वल है, जी हाँ इक्वल है, और इसका ये वाला एंगल कितना होता है? 108 डिग्री होता है। कैसे? एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360/5, 72 होता है। मैंने आपको ये बोला था कि पेंटागन के एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए, हेक्सागन के एंगल के बारे में, ऑक्टागन के एंगल के बारे में आपको मतलब ये याद होने चाहिए। याद नहीं है तो आप इजीली निकाल सकते हो, 108 डिग्री का एक्सटीरियर सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर ये एंगल 108 है तो 108 में से 60 गया, ये वाला एंगल कितना बचेगा? ये वाला बचेगा 48। अब 180 में से 48 घटा दो और उसको आधा आधा कर दो ऐसे। ठीक है, 180 में से 48 गए 132, 132 में से आधा आधा करोगे तो 66 बचेंगे। अब उसने पूछा क्या है? OEA, OEA 66 डिग्री का। ट्रायंगल हैज साइड्स a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। एक ट्रायंगल की ए साइड है, देन द ट्रायंगल विद साइड ABC हैज टू बी। तो देखो, एक ट्रायंगल है, उसकी भुजाओं की लंबाई है ये। अगर एक ट्रायंगल की भुजाओं की ये लंबाई है और एक और ट्रायंगल है जिसकी भुजाओं की लंबाई है ABC, तो ये वाली ट्रायंगल कैसी होगी? राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगी, या कैसी होगी? कैसी भी हो सकती है, कैसा भी होना जरूरी नहीं है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इतनी लंबाई की भुजाओं की ट्रायंगल बनाना अगर पॉसिबल है, ऐसी लंबाई जिसकी हो जिस ट्रायंगल की, वो कैसी ट्रायंगल होगी? तो देखो, हम यहाँ पर सेम कंडीशन देखेंगे। तो हमें बात पता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि सबसे लंबी साइड ये है, कोई ना कोई साइड तो सबसे लंबी होगी, तो इनमें से किसी एक साइड को तो सबसे लंबी आपको मानना ही पड़ेगा ना, कि सबसे लंबी साइड ये वाली है, तो मैं इसको मान लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, और अगर ये वाली साइड सबसे लंबी है तो यहाँ पर ये सबसे लंबी होगी। अरे भाई, इन तीनों वैल्यूज में ये सबसे बड़ा है, तो इन तीनों का स्क्वायर रूट करोगे तो ये सबसे बड़ा होगा फिर, है ना? तीनों का स्क्वायर रूट ही क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि जो तीसरी साइड है वो बाकी दो के डिफरेंस से बड़ी, इन दोनों से बड़ी है C स्क्वायर। ठीक है, और ये जो C स्क्वायर है ये छोटा है किससे? इन दोनों के सम से। कोई भी साइड बाकी दो साइड के सम से छोटी और डिफरेंस से बड़ी होती है, तो हमें पता है कि C स्क्वायर इज लेस देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और हमने इस साइड को सबसे बड़ा माना हुआ है। जब सबसे बड़ी साइड छोटी है बाकी दो के स्क्वायर के सम से, बाकी दो के स्क्वायर के सम से, तो हमने क्या बताया था? तो सबसे बड़ी साइड के अपोजिट जो एंगल वो भी 90 से छोटा होगा, तो सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल अगर 90 से छोटा है तो सबसे बड़ा एंगल 90 से छोटा है, यानी कि ये एंगल एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। आपका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए इक्वेशन मैंने आपको करवाया। इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज A। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ इट्स पेरीमीटर इन रेडियस, सर्कमरेडियस एंड एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ मीडियंस। CHSL 2018 का क्वेश्चन आपको डराने के लिए इतनी सारी चीजें दी थी और उसने A और P का वैल्यू पूछ लिया। देख लो, किस चीज का रेशो पूछ लिया, देखते हैं एक बार। A का मतलब क्या है? एरिया। ठीक है, और P का मतलब क्या है? P का मतलब है जी पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर की कोई रिलेशन है ट्रायंगल की? एरिया और पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर, आपको कोई रिलेशन याद है? A इज इक्वल टू R इंटू एस, और ये S क्या होता है? S होता है पेरीमीटर बाई 2, तो है तो रिलेशन। ठीक है, तो उसने फालतू में एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ मीडियंस दे दी, सरकम रेडियस दे दिया, इन रेडियस, मतलब ये फालतू में दे रहा है। हाँ, इन रेडियस हमें चाहिए R, ये यही है इन रेडियस। ठीक है, एरिया A, कभी कभी कुछ चीज़ें फालतू में दे देता है। तो A और P का रेशियो निकालना है, तो P को नीचे ले जाओ, तो A बाई P इज इक्वल टू R बाई 2, R रेशियो 2, दैट इज ऑप्शन बी। In the given figure, P square is a square of side 20 cm, SR is extended to point T। SR को point T तक एक्सटेंड कर दिया। इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है और इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। ठीक है भाई, QT 25 है, 25 स्क्वायर की साइड 20 है, तो ये सारी साइड 20 हो गई। ठीक है, पूछा क्या, उसके ऊपर टारगेट करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स O1 एंड O2? O1 और O2 के बीच में जो गैप है वो उसने पूछा। चलो ठीक है, करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड है 20 और 25, तो तीसरी साइड 15 होगी। 3, 4, 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट की 5 बनाई है, 3, 4, 5 के 5 गुना। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये जो इन सर्कल है इसका आपको रेडियस निकालना हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2 होता है, तो 20 प्लस 15 35 माइनस 25 10/2 यानी कि 5। ठीक है, तो इसका रेडियस 5 है, और आपको ये भी पता होना चाहिए, इसी मतलब इसी सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया कि हमेशा एक स्क्वायर बनाता है यहाँ पर ऐसे, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। ये कुछ चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आपको आ जानी चाहिए, है ना, फास्ट कर रही। अब उसने बोला डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। अब एक और बात बताओ, इस वाले सर्कल का रेडियस जो है वो क्या होगा? वो 10 होगा, बिकॉज ये पूरी साइड 20 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई भी 10 होगी। तो मैं एक बार फालतू की चीज़ों को काट देता हूँ, हटाओ भाई इन फालतू की चीज़ों को। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 5 है, तो हमें इन दोनों सर्कल के डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई मिल गई। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है ना, ये। तो आपको एक बात मैंने बताई है कि जब भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो, टेंजेंट कोई सा भी हो, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे,
90 के सामने C1 C2 होएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, इस केस में O1 O2 है, ठीक है। और बाकी दो साइड पे एक जगह टेंजेंट होएगा, एक जगह डिफरेंस ऐसा होगा। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो डिफरेंस होगा रेडियस का, इसका रेडियस 10 है, इसका रेडियस 5 है, तो दोनों का डिफरेंस 5, ठीक है। और एक जगह टेंजेंट की लंबाई होगी तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई यहाँ पर क्या है 15 है, तो बस O1 O2 मिल जाएगा, यही पूछा है। और यहाँ पर 15 और 5 पर पाइथागोरस लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये 1 है ये 3 है, थोड़ा सा ऐसे बोल में मजा आ जाता है मेरे को बीच में। ये देखो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 10 रूट 10, और 5 से हमने काटा था तो 5 रूट 10 ऑप्शन है। OABC इज ए क्वाड्रिलेटरल वेयर O इज सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो ये क्वाड्रिलेटरल है और O सेंटर है, तो चलो O सेंटर है, ले लेते हैं इसको, OABC को काले रंग से ले लेते हैं। OABC एंगल ABC 120 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल AOC टू टू OAC देखते हैं इसको भी। अगर ये 120 है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल को पूरा कर दो, मतलब साइक्लिक बना दो, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर मैं रेडियस को हटाऊंगा तो आप क्लियरली देख पाएंगे ये 60 है। अब अगर मैं रेडियस को जोड़ दूं तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि हमारे पास ये जो कोड है ब्लू कलर की कोड, यहाँ पर एंगल 60 बनाया तो यहाँ पर इसका डबल 120 बनाएगी, और ये दोनों रेडियस बराबर हैं, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और तीन एंगल का सम 180 है, 30 होंगे। अब उसने बोला है इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बीच का रेशियो, तो 4:1 होगा। इन द गिवन फिगर PQRSTU, मतलब इसके अंदर इसका एरिया हमने बताना है, तो इसका एरिया होना चाहिए भाई 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर, दैट्स ऑल, सीधा आपको पता होना चाहिए। 12 में 108 रुपये। ऐसा हमने क्यों बोला, देखो कई तरीके से मैंने आपको बताया पहले, कैसे कि जनाब किसी भी हेक्सागन को आप 3 समचतुर्भुज यानी कि 3 रोम्बस के अंदर बांट सकते हो। अगर हेक्सागन, अगर रेगुलर हेक्सागन है उसके सेंटर से आप एक एक तोड़ के वर्टेक्स जोड़ें, तो ऐसे, ये मैंने आपको बताया कि नहीं, इन तीनों का एरिया बराबर है, और इतनी डिटेल से इनकी जो कटाई है वो कोई नहीं बताता, ठीक है। और किसी भी, अगर हमारे पास कोई भी ऐसे रोम्बस है, ये रोम्बस है 3 बराबर बराबर रोम्बस है, उसके अंदर अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूँ तो इन दोनों का एरिया भी बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर दूँ तो इसका एरिया भी 1, इसका भी 1, यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ कर दूँ तो 1 1, यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ तो 1 1, ठीक है। तो अगर पूरे का एरिया 6 है तो इस बीच वाले हिस्से का एरिया 3 होगा कि नहीं, इसका 3, और इनका एरिया 1 1 1 है, ठीक है। इसकी पूरी डाइसेक्शन मैंने आपको बताई है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि पूरे हेक्सागन का जो एरिया होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होता है। तो बीच वाला अगर ऐसे ट्रायंगल बनेगा तो उसका एरिया हाफ होगा, यानी कि 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होगा। तो एक तो ये तरीका है, या फिर आप इसको ऐसे भी डाइसेक्ट कर सकते हो जनाबे आली। ये डाइसेक्शन तो आपको बिल्कुल याद होगी, हर कोई बताता है, आपने हर जगह सुनी होगी ये। तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो, बिकॉज ये सिमेट्रिकल फिगर है तो ये बराबर एरिया में बांटती है, ये सिमेट्रिकल फिगर है, ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी ऐसे सिमेट्री के कारण 1 1। इसको मैं थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन आपका लॉजिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बराबर बराबर हिस्सों में इस एरिया को बढ़ते हुए जाएगी, और थ्योरेटिकली मैं कंडक्ट में प्रूव कर चुका, ठीक है। तो अगर पूरे का एरिया 12 है तो बीच वाले हिस्सों का एरिया क्या है, 6 है। तो सीधा आपने इस केस में यही निकालना है कि भाई 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, क्योंकि पूरा जो हेक्सागन है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया के बराबर होता है, तो यही 12 में 108 रूट 3। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 24 सेंटीमीटर इन साइड BC इज 9। यहाँ पर एग्जामिनर ने ये दिया है, देखो यहाँ पर मैं पॉइंट को आपको सीधा बता दूंगा, बिकॉज मैं कंसेप्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से प्रूव कर चुका हूँ कि जब भी ऐसा होता है कि हमारे पास इन सेंटर होता है I, और मान लो इन सेंटर से मैं ऐसे एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ AD, तो AI और ID का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो होता है AB प्लस AC डिवाइडेड बाई BC। ये मैं प्रूव भी कर चुका हूँ कंसेप्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया कि ABC इसका जो पेरीमीटर वो 24 है, तीनों साइड की जो लंबाई है वो 24 है, और BC की लंबाई 9 है। तो अगर BC की लंबाई 9 है और तीनों की लंबाई 24 है, तो इन दोनों की लंबाई 15 होगा, 15 प्लस 24, 24 में 9 होगा 15। तो बस वही उसने एग्जामिनर ने पूछा है AI अपॉन ID, यानी कि AB प्लस BC दैट इज 15, और BC इज इक्वल टू 9 यानी कि 5:3। इधर गिवन फिगर ABCD से स्क्वायर, ठीक है भाई, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 है, और उसने BP और PC का मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो नंबर 1 पहला लॉजिक क्या है, पहला लॉजिक है जी सिमेट्री, यानी कि कॉमन सेंस यूज करेंगे, और दूसरा आपको मैं थ्योरेटिकली इसका रीजन भी बताऊंगा, थ्योरेटिकल भी लॉजिकली बताऊंगा। देखो सिमेट्री के कारण ये मिनिमम अपनी वैल्यू, इन दोनों का सम मिनिमम तब होगा जब ये एक्जैक्टली बीच में आएगी, जब इसकी चौंच, ये जो ट्रायंगल है ये ऐसे भी हो सकती है, जब इस ट्रायंगल की चौंच एक्जैक्टली बीच में आएगी, और अगर इस ट्रायंगल की चौंच एक्जैक्टली बीच में हुई तो ये 4 है ये 2 है ना, स्क्वायर में एक्जैक्टली बीच में हुई तो 2 और 2 में बांटेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो 4 और 2 के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 16 और 4 20 यानी कि 2√5, और ये भी सिमिलरली 2√5, और दोनों का सम हो जाएगा 4√5। मिनिमम वैल्यू बीच में आने पर ही अचीव होगी। ये तो सिमेट्री के कारण अगर कोई लॉजिक लगाए तो कि भाई बीच में आएगी सिमेट्री के कारण, अदरवाइज थ्योरेटिकली क्या इसका लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस होगा ये BC इंटू हाइट, हाइट क्या होगी इन दोनों के बीच में डिफरेंस, जो कि फिक्स है ना भाई, ये स्क्वायर है, इनके बीच का गैप भी 4 ही है जो कि फिक्स है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया फिक्स है, या फिर किसी भी ट्रायंगल का छोड़ो
किसी भी पॉलीगन का एरिया आप मान लो, पॉलीगन बहुभुज का एरिया अगर फिक्स्ड है तो उसका पेरीमीटर अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करता है। कब अचीव करता है? जब उसके साइड्स इक्वल हों, या फिर अगर मैंने पॉलीगन की बात की है उसके साइड्स, यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। एक और कंसेप्ट मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, यानी कि समभुज की। तो जब उसके साइड्स मैक्सिमम हो नंबर में, अगर एरिया, तो ये मैंने एक और चीज़ आपको बता दी, वो मिक्सअप हो गई। रुको रुको रुको, कुछ और बता रहा हूँ अभी, कुछ और बता रहा हूँ, फिर से दोबारा से सुनो। अगर किसी भी पॉलीगन का एरिया फिक्स्ड है कि भाई एरिया इतने ही स्क्वायर मीटर या इतने ही स्क्वायर सेंटीमीटर कवर करना है, तो पेरीमीटर मिनिमम कब होएगा? पेरीमीटर मिनिमम तब होएगा जब उसके साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है, या फिर उसके साइड्स की वैल्यू जो है वो एक दूसरे के मैक्सिमम इक्वल होगी, ठीक है। वो दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिक्स हो गया, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था, बताऊंगा थोड़ी देर में। तो इस ट्रायंगल का एरिया फिक्स है। तो देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं कि मैं ये बोल दूं कि सारी साइड्स इक्वल है, लेकिन एटलीस्ट मतलब कि साइड्स सारे एक दूसरे के मैक्सिमम क्लोज हों। तो ये साइड की लेंथ तो फिक्स होगी, तो इन दोनों साइड्स की लंबाई बराबर हो एटलीस्ट, ये वेरिएबल है ना, तो ये तभी बराबर होगी इन दोनों साइड्स की लंबाई। ये 4 है, ये 4 है, जब ये वाला डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, ये वाला और ये वाला, ये तभी बराबर होंगे, यानी कि इसको मिड पॉइंट ही होना पड़ेगा। ये इसका थ्योरेटिकल प्रूफ है। और जो दूसरा पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया 4√5, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब पेरीमीटर फिक्स हो, अभी तो एरिया फिक्स है तो पेरीमीटर की मिनिमम वैल्यू पूछता है, जब पेरीमीटर फिक्स हो तो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू पूछता है। कभी कभी पेरीमीटर फिक्स बता देता है एग्जामिनर, और ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने बोला है, कई बार पूछा है। तो भाई एरिया का मैक्सिमम मान बताओ, वो ऐसे बोल देगा कि भाई पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए स्क्वायर, ए हेक्सागन एंड ए सर्कल इज सेम, पेरीमीटर सेम है इन सबका, तो एरिया मैक्सिमम किसका होगा? तो एरिया मैक्सिमम तब होगा जब साइड्स, जो नंबर ऑफ साइड्स है वो मोर होगा, जब साइड्स ज़्यादा होंगी जिसकी। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई इसकी साइड सबसे ज़्यादा 6 साइड है, लेकिन मेरे भाई अगर इसकी साइड को मैं 7 करूँ तो ये थोड़ा सा और खुल जाएगा ऐसे। जब 8 करूँ 9 करूँ, तो एक सर्कल एक ऐसी फिगर है जिसकी इनफाइनाइट साइड होती है। तो अगर पेरीमीटर फिक्स है तो मैक्सिमम एरिया सर्कल का होगा, ठीक है। ड्यूरिंग ए प्रैक्टिस सेशन इन ए स्टेडियम एन एथलीट रन्स अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, तो ये सर्कुलर ट्रैक है, एंड हर परफॉर्मेंस इज ऑब्जर्व बाय हर कोच स्टैंडिंग एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। कोच यहाँ पर खड़ा है, फिजियोथेरेपी सेंटर में खड़ा है, तो 1 मिनट के अंदर कोच के ऊपर मान लो वो बंदा यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है भाग्य से, ठीक है। तो 1 मिनट के दौरान कोच के ऊपर उसने जो एंगल बनाया है वो बनाया है जी 72 डिग्री का, जब उसने यहाँ से लेकर ये रास्ता कवर किया। तो फिजियोथेरेपी सेंटर में खड़ा है तो उसके ऊपर डबल एंगल बनाएगा, सेंटर पे डबल एंगल बनता है, यहाँ पर एंगल बनेगा 144 डिग्री का। अब वो ये पूछ रहा है बंदा कि 1 सेकंड में फिजियोथेरेपिस्ट पर कितना एंगल बनेगा। तो देखो ये जो डिस्टेंस है 1 मिनट में कवर किया, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड में 144 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 सेकंड में कितने का बनेगा? 144/60, 6 से मैं काट रहा हूँ, 24 से 144, 2.4 डिग्री फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर इतने का बनेगा, ठीक है। कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल विद इन रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, तो इन रेडियस 2 है, ठीक है, और सर्कम रेडियस 7 है। इन रेडियस होता है अंदर वाले सर्कल का रेडियस, सर्कम रेडियस है बाहर वाले सर्कल का रेडियस। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा उसका हाइपोटेन्यूज डायमीटर होता है, डायमीटर, और सेंटर ऐसे बीच में होता है उसके। तो अगर इसका सर्कम रेडियस 7 है तो यानी कि इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 14 है, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे डायमीटर इसका हाइपोटेन्यूज होता है। और एक और बात ये हो गया, इसका इन रेडियस 2 है अंदर वाले सर्कल का। इन रेडियस का इन रेडियस होता है, मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहे हैं, इन रेडियस 2 है, इस 2 को ऊपर ले हम, तो 2 दूनी 4, इन रेडियस की वैल्यू उसने 2 बताई है, 4 इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस 14, हाइपोटेन्यूज 14 है, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस जो है वो 18 हो गया, ठीक है। अब उसने पूछा क्या? उसने पूछा एरिया, तो एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू आर इंटू एस, सुना है कि नहीं? ये आर की वैल्यू पता है जी, यहाँ पता है 2 है इन रेडियस। सेम पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। तो परपेंडिकुलर और बेस का सम तो 18 है, हाइपोटेन्यूज जो है वो भाई 14 है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर परिमाप हो जाएगा जी इन दोनों का सम, लेकिन मुझे पेरीमीटर बाई 2 चाहिए, तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 9 और 16 आएगा, 32 हो जाएगा एरिया, दैट्स ऑल। अब मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो अगले